बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर इफ़ज़ाल महमूद साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शीरिंगला परदीर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे उस मौजू पे एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मूट कोर्ट से मेरा ताल्लुक़ 2008 से है, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था और मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मूट कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। वो सफ़र शुरू हुआ था 2008 में और 12 साल बाद उस सफ़र का ये आपके सामने वो फल जो नज़र आ रहा है कि इस पे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही किताब है मूट कोर्ट्स के हवाले से, जो मैंने और मेरी एक स्टूडेंट है मनाहिल तैयब ख़ान, तो हमने मिलकर इस इशू के ऊपर किताब लिखी, क्योंकि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान में इस हवाले से कोई किताब नहीं है और स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये किताब मैंने ऑलरेडी डॉक्टर इफ़ज़ाल साहब को इरसाल की हुई है, तो आप अपनी लाइब्रेरीज़ में जाके इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो आज मैं जो डिस्कशन करूंगा आपके सामने वो इसी किताब के कुछ हिस्सों के हवाले से डिस्कशन होगी। सबसे पहले तो आपको ये बताना मकसूद है और मैं आपको और आपके एचओडी डॉक्टर इफ़ज़ाल साहब को लॉ मूट सोसाइटी बनाने पर भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि डिपार्टमेंट काफ़ी अरसे से मौजूद है, लेकिन वहाँ पे लॉ मूट सोसाइटी थी नहीं, तो आप लोगों ने ये हिम्मत की है और ये सोसाइटी बना दी है। और मेरी आप लोगों के टीम से मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, जो इंडस कॉलेज ऑफ लॉ के नेशनल मूट में एज पार्टिसिपेंट आए थे और मैं वहाँ पे एज ए जज मुझे इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी और आप लोगों की वो पहली पार्टिसिपेशन थी, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी बेहतर थी और ज़ाहिर है हर चीज़ में बेहतरी की उम्मीद होती है और हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो वो जो पहला कदम है वो आप लोगों ने लिया है कि लॉ मूट सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर दिया है और अब यहाँ से आपको अच्छे मूटर्स भी मिलेंगे और अच्छे ऑर्गेनाइजर्स भी मिलेंगे। तो मूट कोर्ट के हवाले से मूट कोर्ट क्या है, फिर मॉक ट्रायल क्या है, इन दोनों के बारे में आपको मैं बुनियादी तौर पे चंद बातें बताऊंगा। मूट कोर्ट एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होती है जिसमें एक आर्टिफिशियल केस को कुछ आर्टिफिशियल वकला, कुछ आर्टिफिशियल जजेस के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं और उस केस के हवाले से आर्गुमेंट्स पेश करते हैं। ये एक इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल कोर्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन कोर्ट की तरह की एक सेटिंग होती है जिसमें एक स्टूडेंट की टीम होती है, वो दूसरे स्टूडेंट की टीम से वो मुकाबला करती है और उस मुकाबले को जज करने के लिए कुछ जजेस होते हैं जो कि ज़्यादातर या तो एकेडमिशियंस होते हैं या प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं या वो जुडिशरी का हिस्सा होते हैं। तो इन सब के सामने वो दो पार्टीज आती हैं और वो उस फिक्टिशियस या आर्टिफिशियल जो मूड प्रॉब्लम होती है, जो केस दिया जाता है जिस पे बच्चों ने रिसर्च की होती है, उसको जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं और इस प्रेजेंटेशन की बुनियाद पे फिर जजेस फैसला करते हैं कि कौन सी टीम किस टीम की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है और वो उस मूड कंपटीशन के विनर्स वो डिक्लेयर होते हैं। तो मूड कंपटीशन भी फिर मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज हैं। डिपार्टमेंट की सतह पे अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इंट्रा डिपार्टमेंटल मूड कोर्ट कंपटीशन होता है। फिर उसके बाद हम रीजनल लेवल पे करते हैं कि हमारे पास एक रीजन या दो रीजन्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 प्रोविंसेस हैं या 2 बड़े सिटीज़ हैं या 5 बड़े सिटीज़ हमने उसको किया, तो हम एक रीजनल मूड कोर्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर वो उसको एक्सपेंड किया जाता है और नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन के नाम से फिर पूरे पाकिस्तान से कंपटीशंस की का इनेकाद होता है
और उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशंस आ जाती हैं। तो जो स्टूडेंट्स मूट कोर्ट से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत सारे मूट कोर्ट कंपटीशंस ऐसे हैं जिसमें उनके आने जाने का खर्चा, बाहर जाने का खर्चा, वहाँ स्टे का खर्चा, वहाँ खाने पीने का खर्चा वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बर्दाश्त करती है और स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जाके मुख्तलिफ कंपटीशंस में हिस्सा लें और उनका एक्सपोजर हो जाए। तो ये इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। तो मूट कोर्ट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स वो एक फिक्टिशियस केस को प्रेजेंट करते हैं कुछ फिक्टिशियस जजेस के सामने और वो जो फिक्टिशियस जजेस होते हैं वो फिर एक मतलब फैसला सुनाते हैं और उस फैसले की बुनियाद पे फिर विनर्स और रनर अप टीम्स डिक्लेयर होती हैं किसी भी मूट कोर्ट कंपटीशन में। मॉक ट्रायल इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो ज़्यादातर क्रिमिनल लॉ के केसेस के हवाले से होता है और उसमें जिस तरह आप लोगों ने अगर अदालत का कभी कोई विजिट किया हो और वहाँ पे आपने कोई क्रिमिनल ट्रायल देखा हो तो उस ट्रायल में जितने पार्टीज होती हैं वो मॉक ट्रायल में बिल्कुल उसी तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल उसी तरह के मॉक जजेस होते हैं जो फिक्टिशियस जजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर आप बुलाते हैं एज ए जज तो मैं आ जाऊंगा बट आई एम नॉट ए जज फॉर एग्जांपल, बट मैं सिर्फ जज की वो प्रैक्टिस करूंगा कि मेरे पास अभी फिलहाल इस कंपटीशन की हद तक मेरे पास जज वाले इख्तियारात हैं, हालांकि मैं एकेडमिशियन हूँ और मैं एकेडमिक्स में हूँ। उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करती है, फिर उसमें डिफेंस काउंसिल होता है, मॉक ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद डिफेंस विटनेसेस आते हैं, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आते हैं, उनके ऊपर एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं जो मुखालिफ वकील होते हैं, और ये उसमें फिर गवाहों को और एविडेंसेस को भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, और वहाँ पे भी ये सारी जो स्किल्स हैं वो तो ये मॉक ट्रायल में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और मूट कोर्ट में वहाँ पे सिर्फ आपके पास जजेस होते हैं, वहाँ पे आप ना कोई मतलब किसी विटनेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑलवेज लाइक एवरी टाइम वी गो टू ए मूट कोर्ट तो वो या तो वो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से होता है, सो वी गो टू द आईसीजे, तो आप आईसीजे के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं, या वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या क्रिमिनल लॉ के हवाले से वो कंपटीशन होता है, तो उसमें आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आईसीसी में जाके आप अपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ वकील होते हैं और जजेस होते हैं। लेकिन मॉक ट्रायल में फ़र्क ये है, मूट कोर्ट से वो डिफरेंट इस वजह से है कि मॉक ट्रायल में आप अपने गवाह भी प्रेजेंट करेंगे, फिर उनका एग्जामिनेशन भी होगा, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, आप अपने सबूत भी जमा करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको वो प्रोसीजर से गुजारते हैं जो आगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम आती है। तो ये मेन डिफरेंस है मूट कोर्ट में और मॉक ट्रायल में। इसके अलावा जब हम ये बात करते हैं कि मूट कोर्ट जो है उसमें पार्टिसिपेशन हर लॉ स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, तो उसकी कुछ वजूहात हैं, और उन वजूहात में जो आपके प्रोफेशनल करियर के हवाले से जो आपकी ग्रूमिंग होती है अभी स्टूडेंट लाइफ से, वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी मूट कोर्ट कंपटीशन में जाते हैं तो आप टीम वर्क सीखते हैं, और मूट कोर्ट के लिए मेरे ख्याल में मेरा जितना एक्सपीरियंस है 12-13 इयर्स का, तो आई बिलीव दैट टीम वर्क इज द बैकबोन ऑफ ए मूट कोर्ट टीम। जब आप टीम वर्क आप करते हैं तो आपसे जीतना वो नामुमकिन हो जाता है। आप अपने सारे जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको आप इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आपको
जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप की टीम ऐसी हो कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अपने अपने काम को समझें और उसको फिर परफॉर्म भी करें। तो एक तो टीम वर्क आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके काम आता है और बहुत सारी जगहों पे आपके काम आता है। उसके बाद फिर दूसरा जो आपका प्रोफेशनल फील्ड होगा, फॉर एग्जांपल आप जज बनते हैं, फॉर एग्जांपल आप वकील बनते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई एकेडमिशियन बनते हैं, कोई लेक्चरर बनता है, कोई इस फील्ड में आता है, तो आपको लीगल रिसर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई केस आया है, आप वकील साहब हैं, तो वकील साहब के लिए ये ज़रूरी है कि उसको मौजूदा कवानीन का पता हो कि आपके मुल्क में कितने सारे कवानीन नए बन रहे हैं, कौन कौन से कवानीन में अमेंडमेंट्स हो रही हैं। सो यू नीड टू बी वेरी अपडेटेड, लाइक यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड और अप टू द मार्क। तो लीगल रिसर्च उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मूट कोर्ट में जो आपके जो आर्गूमेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो ओरल आर्गूमेंट्स हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर रिसर्च। जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी और आपकी रिसर्च बेहतरीन होगी, आपकी रिसर्च अप टू द मार्क होगी, आपकी रिसर्च अपडेटेड होगी, तो आपके ओरल कम्युनिकेशन पे उसका लाजमी तौर पे फर्क पड़ता है। तो मूट कोर्ट कंपटीशन आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में लीगल रिसर्च करने के लिए वो तैयार करता है। फिर उसके बाद जब आपकी लीगल रिसर्च हो जाती है, तो देन यू गो टू द एक्चुअल मूट कोर्ट कंपटीशन। ये मतलब इब्तिदाई हिस्सा होता है, ये आपकी तैयारी में गुजरता है। But when you go to the actual moot court competition, to the venue, to the place, to the hotel, और जहाँ पे आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आपकी नेटवर्किंग होती है, आप लोगों से मिलते हैं, फिर उनसे उनकी तैयारी के बारे में पूछते हैं, अपनी तैयारी का बताते हैं, तो वहाँ पे जब आप एक्चुअली जब आपके ओरल आर्गूमेंट्स फिर आप प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे काम आती हैं। और ये आपको मूट कोर्ट से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता कि आपने जज को मुखातब कैसे करना है, आपने अपने मुखालिफ लॉयर को कैसे मुखातिब करना है, आपने अपने केस को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ओरल कम्युनिकेशन में आती हैं। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में वही लॉयर उसको बेहतरीन कंसिडर किया जाता है जो अच्छा और मुदल्लिल तरीके से वो बोलता हो। तो उसके पास आप देख लें, बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब मुझे अपर दीर का नहीं पता, बट मुझे इस्लामाबाद का पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे होता हूँ, तो मुझे इस्लामाबाद के वकला का पता है कि उनमें से कौन से वकील ऐसे हैं जो अच्छा बोलते हैं, और उनका क्लाइंटेज फिर आप देख लें तो बाकी वकला के मुकाबले में जिनकी ओरल कम्युनिकेशन कमज़ोर है, तो उनके मुकाबले में जिनकी ओरल कम्युनिकेशन अच्छी है और वो कोर्ट में जाके अच्छा बोलते हैं, तो लोग उनको देख देख के फिर उनके पास उनकी क्लाइंटेज बढ़ती है। और ये आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्लाइंटेज हो। तो ये जो मूट कोर्ट कंपटीशन है, इट गिव्स यू द कैपेसिटी टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो काम आते हैं। उसके बाद फिर जो तीसरा या चौथा बड़ा काम मूट कोर्ट कंपटीशन में होता है, वो ये कि आपको जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स आपको जो केस दिया जाता है कि ए और बी दो स्टेट्स हैं और उनके दरमियान कोई तनाज़ा है और सी स्टेट ने उसमें इंटरफेरेंस की और फिर उन्होंने ये किया और फिर एक प्रेस रिलीज जारी की और फिर उस मुल्क के वज़ीर आज़म ने ये बात कही और फिर वज़ीर ख़ारजा ने वो वाली बात कही, तो उसको BBC के नुमाइंदे ने कहा कि यू आर टॉकिंग अबाउट डीप पॉकेट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह के मामलात में जब आपको वो फैक्ट्स दिए जाते हैं, सो यू नीड टू मास्टर योर फैक्ट्स। आपको वो फैक्ट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि पैरा 1 में ये बात है, पैरा 2 में ये बात है, पैरा 3 में ये बात है, पैरा 4 में ये बात है। फिर ये तो बात सही हो गई, पैरा 1 में जो हकायक दिए गए हैं, जो फैक्ट्स दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई लॉ भी एप्लीकेबल है कि नहीं, तो आपने अपने आप को लॉज से वो रिलेट करना होता है कि आपके जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है और कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो वो आपके फायदे के लिए कैसे
आप उसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सेक्शन 161 ऑफ द CRPC, इट्स लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन. तो वो आप उसको कैसे यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस मौजूदा लॉ को उन फैक्ट्स के साथ कैसे उसको कनेक्ट करना है. फिर उसके बाद एक और अहम चीज हमारे लीगल सिस्टम में आती है, एंड दैट इज नोन एज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि जो हायर जुडिशरी है उन्होंने जो फैसले किए हैं तो उसमें उन फैसलों की पाबंदी लोअर कोर्ट्स पर जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 184 या 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मेरे ध्यान में एग्जैक्ट नहीं है, शायद 184 है. It is related to the powers of the it is related to the president and that is related to the Supreme Court. So उसमें ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के वो सारे फैसले जिसमें एक इनंसिएट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ या वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को वो एड्रेस करते हैं, तो उन तमाम ऐसे जजमेंट्स वो सारे लोअर जुडिशरी पे वो बाइंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट के वो सारे फैसले, तो उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट भी आता है, उसमें आपके 5 हाई कोर्ट्स भी आते हैं इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, 4 हमारे प्रोविंशियल और 1 इस्लामाबाद का. और उसके बाद फिर आपके जो लोअर जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उन सब के ऊपर भी ये फैसले जो है वो बाइंडिंग होते हैं. तो प्रेसिडेंट का एक कॉन्सेप्ट है और वो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में वो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कि कुछ हायर जुडिशरी ने जो फैसले किए हैं तो आप उनको भी कनेक्ट करेंगे. तो आपके पास मूट कोर्ट में जब आप ओरल आपकी कम्युनिकेशन होती है जजेस के सामने, तो उसमें आपने ये काम करना होता है कि आपने फैक्ट्स को जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने फैक्ट्स के हवाले से ये बात बिल्कुल जहन में रखनी है और इसको कभी भी जहन से ऊझल नहीं होने देना और इसको कभी भूलना भी नहीं है कि जो आपके फैक्ट्स हैं जो आपको दिए गए हैं, so you need to be very specific about those facts and you need not to create anything from your side. ठीक है. हाँ, आप अपने मकसद के लिए, आप अपने आर्गुमेंट्स के लिए उन फैक्ट्स को, जो मौजूदा फैक्ट्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, बट आप खुद से कुछ फैक्ट्स नहीं बना सकते. बिकॉज इन ए मूट कोर्ट वी से दैट क्रिएशन ऑफ फैक्ट्स इज ए सिन इन मूट कोर्ट. मतलब आप खुद से कुछ वो क्रिएट करते हैं कि नहीं, मतलब ये कि ये बात तो नहीं लिखी गई है लेकिन इसका मतलब तो यूं बनता है. तो भाई वो जो भाई मतलब बनता है वो उसी पैराग्राफ के अंदर रहते हुए आपने बताना है, उससे बाहर आपने कुछ भी नहीं बताना. ठीक हो गया. दूसरी बात ये कि जो आपको फैक्ट्स दिए गए हैं उन ही फैक्ट्स को आपने जो आपके पास लॉज मौजूद हैं उनसे और जो आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है उन दोनों से आपने अपने फैक्ट्स को कनेक्ट करना है. बिकॉज आप अपने फैक्ट्स को, आप अपने आर्गुमेंट्स को, आप उसको वैल्यू उसकी ज्यादा बढ़ाएंगे जब आप ये कहेंगे कि फलां सेक्शन, फलां आर्टिकल, फलां स्टैट्यूट ये बात कर रहा है और ये बात फैक्ट्स में भी है. और फिर आप ये कहें कि फलां हाई कोर्ट ने, फलां सुप्रीम कोर्ट ने, ICJ ने, ICC ने, ICTY ने, ICTR ने ये डिसाइड किया है और उसकी जजमेंट और उसकी डिसीजन और उसकी जो कोटेशन है या कोर्ट है वो आप वहां पे बयान कर देते हैं, उसका जो रेफरेंस है उसको आप साइट करते हैं. तो ये 3 आपने बड़ी बातें जहन में रखनी है कि फैक्ट्स को आपने क्रिएट नहीं करना, फिर उसके बाद फैक्ट्स को आपने अपने लॉ से कनेक्ट करना है और फैक्ट्स को आपने प्रेसिडेंट के साथ कनेक्ट करना है. और इसी तरह आपकी एक अच्छी आर्गुमेंट आपकी बन सकती है और वो आर्गुमेंट आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं. फिर उसके बाद मूट कोर्ट के हवाले से कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि द जजेस आर दे आर टेस्टिंग योर मेमोरी, और वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई फलां आर्टिकल में क्या बात लिखी गई है, फलां आर्टिकल में क्या बात लिखी गई है, फलां सेक्शन ऑफ द फलां स्टैट्यूट में क्या बात लिखी गई है.
तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट ए टेस्ट ऑफ योर मेमोरी. हाँ, दिस इज ए टेस्ट ऑफ योर नॉलेज. बिल्कुल, जज आपकी नॉलेज का टेस्ट लेते हैं, बट नॉट योर मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हाई ट्रीजन की बात की गई है, तो इट डजंट मैटर. लाइक आर्टिकल 4 डज नॉट स्पीक अबाउट हाई ट्रीजन, but we are not there to listen about the high treason. We are talking about the rule of law. तो अगर आप रूल ऑफ लॉ की ही बात करते हैं और आप कोई गलत आप सेक्शन कोट करते हैं, तो दैट इज नॉट लेसनिंग योर नंबर्स. तो वो आपके मार्क्स उससे कम नहीं होते, बल्कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है. बिकॉज द जजेस आर ऑलवेज हैविंग द माइंड कि मैंने इन बच्चों का जो है वो उनका मेमोरी टेस्ट नहीं लेना, बल्कि उनके नॉलेज का टेस्ट लेना है. अगर उसको पता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, डाइसी का ओपिनियन क्या है, फिर इस्लामिक लॉ उस पर क्या कहता है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं. उसके बाद फिर यू नीड टू बी इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए. यू नीड नॉट टू नेगेटिव थॉट्स के साथ आप मूड कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे. और उस हवाले से आपने ये बात जहन में रखनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मूड कोर्ट्स के दौरान सुना है कि जजेस तो बड़ा ग्रिल करते हैं और ये तो बड़ी सख्ती करते हैं और बच्चों की इंसल्ट या कुछ यूं कह लें ये करते हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज एंड फॉर द सेक ऑफ योर एक्सपीरियंस वो होता है. और उसमें आपको सिखाया जाता है कि भाई आपको अगर कोई टफ टाइम देता है कोई जज, तो आपने उसको कैसे टेकल करना है. ठीक है, सो यू नीड टू बी ऑलवेज इन ए फ्रेम ऑफ माइंड विच इज पॉजिटिव. ठीक है, उसके बाद फिर इट्स लाइक मूडिंग इज नेवर अ डिबेट. वो जैसे डिबेट्स में ना लोग जाते हैं और वो तकरीर शुरू करते हैं, जैसे मैंने अभी मतलब ना ये लेक्चर की तरह होता है, जैसे मैंने लेक्चर शुरू किया एंड आई एम मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, बस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है. तो और ना डिबेट है ना कोई ये मतलब कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जनाबे वाला ये काम ये नहीं होता वो नहीं. तो भाई जज साहब के सामने आपने बड़ा रिस्पेक्टफुली और बड़ा तरीके से अपने आर्गुमेंट्स पेश करने हैं. So not your voice should speak, but your arguments should speak for you. कि इस बंदे ने कितने अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं, जिसमें लॉ भी है, जिसमें प्रेसिडेंट भी है, और फिर इन दोनों को इस बंदे ने कनेक्ट भी किया है अपनी फैक्ट्स के साथ भी. तो यू नीड टू बी लाइक इन ए फ्रेम ऑफ माइंड कि ये कोई डिबेट कंपटीशन नहीं है, आपने कोई तकरीरी मुकाबला नहीं करना, ना कोई ये लेक्चर है. सो the judges will always be interrupting you. ठीक है, और मैं जब जज के तौर पे जाता हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा इंटरप्शन करता हूँ, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ मूडर्स ऐसे होते हैं ना, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, वो उन्हें तैयारी की होती है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर इफजाल ने आपको ह्यूमन राइट्स लॉ के किसी मूड कोर्ट में जाने के लिए आपको तैयारी करवाई है और आपको आर्गुमेंट्स की एक सीक्वेंस दी है कि ये सबसे पावरफुल आर्गुमेंट्स हैं, ये आपने पहले देने हैं, फिर ये मीडियम आर्गुमेंट्स हैं तो फिर आपने वो देने हैं, और अगर कुछ भी नहीं हो तो ये वीक वाले आर्गुमेंट्स भी आप दे दो. एंड द स्टूडेंट इज कमिंग ऑन द पोडियम और वो शुरू हो जाता है कि योर ऑनर दिस हैज बीन हैपेंड एंड दिस हैज बीन नॉट हैपेंड, और ये हो रहा है वो हो रहा है. तो वो कोशिश करते हैं कि यार उसने जो कुछ भी याद किया हुआ है या डॉक्टर इफजाल ने जो भी तैयारी करवाई है, क्योंकि इफजाल साहब तो पीछे बैठे होंगे ऑडियंस में, वो देख रहे होंगे मेरे स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस की खातिर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो जल्दी जल्दी बस जो कुछ भी याद किया होता है ना सारा बोल देते हैं. बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ ए मूड कोर्ट. मूड कोर्ट का पर्पस ये होता है कि आप एक इंटरेक्टिव वे में जज के साथ इंटरेक्ट करें. तो जज हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं. ओके, मे आई इंटरप्ट योर काउंसल? सो द काउंसल वुड से प्लीज योर ऑनर, और उसके बाद फिर जज सवाल पूछेगा कि ओके यू हैव जस्ट मेंशन दैट आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल हियर, सो हाउ वुड यू अप्लाई आर्टिकल 161 ऑन द करंट सिचुएशन. ठीक है,
तो देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। और जब आप इस तरह एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डायलॉग में जज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं, आपसे कोई वो नहीं मिलती। फिर उसके बाद आपने जो अगला काम मूड कोर्ट के दौरान, ओरल आर्गुमेंट्स के दौरान वो करना होता है, यू नीड टू डिवेलप स्ट्रेटेजी के ये कुछ, हाँ, जजेस के भी मुख्तलिफ अकसाम होते हैं ना। कुछ जजेस होते हैं जो आपसे सवाल ज़्यादा नहीं करते, वो चाहते हैं कि आपने जो कुछ तैयारी की है वो आप सुने, उनको सुनाएं। तो यू नीड टू लाइक बी वेरी स्पेसिफिक कि आपने इनिशियली आपने डिसाइड करना होता है कि आपने, आपके जजेस कौन से टाइप के हैं, मतलब वो मेरे टाइप के हैं जो ज़्यादा सवालात पूछते हैं, या वो दूसरे टाइप के हैं जो बहुत कम सवालात पूछते हैं। तो अगर आपने मूड कोर्ट के इनिशियल 2-3 मिनट में ये समझ लिया कि मैं कौन से किस्म के जजेस के सामने खड़ा हूं, तो आपको वो वाली वो जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप करनी पड़ती है। तो उस स्ट्रेटेजी में ये मतलब आपको फिर, अगर आप ऐसे जजेस का सामना कर रहे हैं जो मेरी तरह ज्यादा सवालात पूछते हैं, तो यू नीड टू डेवलप योर स्ट्रेटेजी इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद द जज। और अगर आपने ऐसे जज के सामने आप आ गए हैं कि वो ज्यादातर सवालात जो हैं वो नहीं करते और वो आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं, देन यू नीड टू गिव ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि यू नीड टू पिक के विच वन इज द मोर पावरफुल आर्गुमेंट विद यू, जो सबसे ज्यादा आपके फेवर में जाता है, पहले वो आप बताएं, फिर उसके बाद जो मीडियम वाला आर्गुमेंट है, और फिर अगर आखिर में टाइम बचा तो आप वो वीक वाले आर्गुमेंट्स भी प्रेजेंट कर दें बेशक। अच्छा, अब ये सारे काम करने से आपको जो फवायद मिलते हैं वो 3-4 बड़े फवायद हैं, या वो 3-4 बड़ी चीजें हैं जो आपके इस सारे प्रोसेस में आप मुसलसल डेवलप करते रहते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि यू डेवलप द कैपेसिटी टू कंप्रिहेंड द प्रॉब्लम्स। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम दी जाती है तो उसकी आप कंप्रिहेंशन कर लेते हो कि हाँ यार ये मेरे जहन में, अच्छा ये इसका ये मतलब हुआ, तो मैं इसको यूं समझाऊं, ठीक है। तो वो आपकी जो कैपेसिटी है उसको आपकी वो बढ़ा देता है। जब आप ये मूड प्रॉब्लम उसको देखते हैं तो वो जो आपकी कैपेसिटी टू कंप्रीहेंड है उसको वो इन्हांस कर देती है। फिर इसका फायदा क्या होता है कि देन यू नो आफ्टर कंप्रीहेंडिंग द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम का पता चल गया, आपने कंप्रीहेंड कर लिया, अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो ये जो मेन इशू है, दिस लाइज विद इन द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई फैमिली केस आता है और वो डिवोर्स का है या मेंटेनेंस का है या बच्चों की हजानत का है वगैरह वगैरह। तो ऐसे केसेस में जब आप बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा ये इशू है, तो अब आपको दूसरा जो फायदा है मूड कोर्ट का और ऐसे प्रैक्टिस का, वो ये है कि यू नो कि कौन से प्रोविजंस लॉ के अब यहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे जो लीगल प्रॉब्लम आपने अब कंप्रीहेंड कर लिया है और उस लीगल प्रॉब्लम को आपने समझ लिया है। तो समझने के बाद ही आप ये बात कर सकेंगे। अच्छा, ये जो कंप्रीहेंशन की बात है और लॉ को अप्लाई करने की बात है तो, और समझने की बात है, तो एक और आपको मैं शायद मैं बाद में भूल जाऊं, तो इस वजह से मैं अभी बता देता हूं कि whenever you are in your oral arguments in front of the judge, तो जज जो सवाल करता है ना उसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज फॉर मी सवाल को समझना, बीइंग अ मूटर, इज हाफ ऑफ द आंसर ऑलरेडी। जब आपने सवाल समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी आंसर पता है, अब आपने सिर्फ बोलना है। लेकिन जब आप जज को सुनते ही नहीं है, जज सवाल करता है कि ओके सो हाउ डू यू अप्लाई दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हियर ऑन दिस प्रॉब्लम, तो आप दिस प्रोविजन तक वो बात करते हैं, आप कहते हैं नहीं, दिस इज एप्लीकेबल इन दिस इशू। तो लाइक आप जज की बात को कभी भी ना काटें
और जज को अपना सवाल पूरा करने दें। उसके बाद जब वो सवाल करता है उसको गौर से सुने। जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, जब आपको समझ आएगी तो आपके पास जवाब होगा, एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स यू वुड बी इन ए पोजीशन कि आप उसको जवाब दे दें। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंशन की ये कैपेसिटी आपकी डेवलप होती है मूड कोर्ट्स में। और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कौन सा प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल है। और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकली उसको जज के सामने जाके अप्लाई भी करते हैं कि जज साहब ये जो कानून है और ये जो प्रोविजन है मुस्लिम फैमिली लॉज के, तो वो या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के या ये या वो जो भी कवानीन है फैमिली लॉ के हवाले से, उस फैमिली मैटर में आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, उन प्रोविजंस को, वो आपके उसमें आएगा। और फिर उसके बाद जो आपकी ये मूटिंग की जो सलाहियत है, ये आपकी कैपेबिलिटी में टू परसुएड another person, to persuade a judge, to persuade any other authority, for example बहुत सारे केसेस में आपको असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी जाना पड़ता है, तो मुख्तलिफ केसेस में ना, तो उस सूरत में भी ये आपकी जो परसुवेडिंग नेचर है आपकी पर्सनालिटी की, उसको डेवलप करती है। तो ये 4 बड़े फायदे आपको हर मूड कंपटीशन से मिलते हैं। आप किसी भी मूड कंपटीशन के लिए तैयारी करें, आपके ये स्किल्स जो हैं ये दिन ब दिन डेवलप होते जाते हैं। जो आपको एक मूड कंपटीशन के कुछ मराहिल होते हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली, I don't know whether I have shared it with Dr. Ifzal or not, the ICRC is going to organize a moot court competition on international humanitarian law. तो उसमें भी ये फायदा है कि वो नेशनल राउंड्स होते हैं और उनमें जो टीम जीतेगी तो वो एशियन रीजनल राउंड्स जो होते हैं वो कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में वो हुआ करते हैं। तो उसमें आपको जाने का मौका मिलेगा ICRC के खर्चे पे। और फिर उसके बाद अगर उस कंपटीशन में जो एशियन राउंड्स होते हैं, तो अगर उसमें भी आपकी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाती है और फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हासिल करती है पूरे कंपटीशन में, तो फिर वहां से आपको हांगकांग भेजा जाता है एशिया पैसिफिक राउंड्स में। और ये सारी जो इसके एक्सपेंसेस और अखराजात हैं, ये सारे के सारे ICRC उसको स्पॉन्सर करती है। तो हर एक मूड कोर्ट कंपटीशन का एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के बारे में ये चूंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, सो जो लॉ मूड सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इस पे फोकस करें। हर एक का प्रोसीजर अलग होता है। फॉर एग्जांपल अब ये ICRC वाला मूड है, तो इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होती है। सो यू जस्ट you advertise your mood court competition that Law Mood Society SBB Shiringal University वो एक नेशनल मूड कोर्ट ऑर्गेनाइज कर रही है सितंबर में या अक्टूबर में या दिसंबर में, वट एवर द डेट में भी। तो वो आप उसको अनाउंस करते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को ईमेल करते हैं और लोगों से राब्ते करते हैं कि वो आपके साथ टीम रजिस्टर करें। टीम रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन लेट से बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो यू नीड टू कुछ लोगों को आपको निकालना भी पड़ता है। तो उसके लिए फिर जो दूसरा स्टेप होता है वो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो उसमें आपने फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से आपका इरादा है कि आप मूड कोर्ट ऑर्गेनाइज करें नेशनल लेवल पे, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ही कुछ आप बुनियादी क्वेश्चंस जो रजिस्टर्ड टीम्स हैं उनको आप भेजेंगे और उनको 1 हफ्ते का टाइम देंगे कि भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप ये 4 या 5 सवालात हैं, तो ये हर सवाल 10 मार्क्स का है, तो आप इस पे रिसर्च करें और हमें 5 या 6 या 10 पेजेस में आंसर्स भेजें। वो टीम जो आपके साथ रजिस्टर्ड है वो उन 5 क्वेश्चंस पे अपना क्या कहते हैं रिसर्च करेगी और फिर वो आंसर बनाएगी, कंपाइल करके आपको आंसर भेजेगी। फिर आपने एक
रिव्यू पैनल बनाया होगा जिसमें आपके 3-4 टीचर्स होंगे डिपार्टमेंट के, और वो टीचर्स उन क्वेश्चंस को चेक करेंगे जो उनके आंसर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 रजिस्ट्रेशन हुई हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास 12 टीम्स आ जाएं, क्योंकि 12 टीम्स को मैनेज करना थोड़ा सा इजी होता है। तो 30 टीम्स आपके पास रजिस्टर हुई, 30 के 30 को आपने वो सवालात भेजे, 25 टीम्स ने आपको आंसर्स भेज दिए। अब 25 में 13 तो बाहर होंगे ना, 12 ही जाएंगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये होगा कि जो 50 में टॉप स्कोरर्स होंगे, टॉप 12, उनको आप एक्चुअल मूड कोर्ट कंपटीशन के लिए इनवाइट करेंगे और उस इनविटेशन के साथ आप मूड प्रॉब्लम भेजेंगे। फॉर एग्जांपल आपका अक्टूबर में मूड कोर्ट हो रहा है, तो आपने सितंबर में उनको मूड प्रॉब्लम भेजना है कि ये पूरा महीना है आपके पास, आप इस पे रिसर्च करें, और रिसर्च के बाद आपने जो एप्लीकेंट है और जो रिस्पोंडेंट हैं, दोनों साइड से आपने मेमोरियल्स बनाने हैं, रिटन मेमोरियल्स। ठीक हो गया? तो वो रिटन मेमोरियल्स आपके पास आ जाते हैं, और फिर रिटन मेमोरियल्स आने के बाद आपका जो असल इम्तिहान है, जो मूड सोसाइटी का होता है, वो शुरू हो जाता है। जब आपके एक्चुअल दिन जो अच्छा, इन मेमोरियल्स को भी आपने, जो रिव्यू पैनल है आपका, जो आपके टीचर्स पे वो होता है, उनका ही पैनल होता है, तो वो रिटन मेमोरियल्स भी उन्होंने चेक करने हैं और उसमें फिर ग्रेड्स देने हैं कि फलां ABC जो टीम है उनका मेमोरियल सबसे अच्छा था, तो उनको हम मेमोरियल विनर्स वो डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा फिर मरहला शुरू होता है, वो आपकी मेहमान नवाजी का और आपकी टीम के आमद का। तो आपने फिर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीज़ें करनी होंगी। सारे लोगों को, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर्स, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं, और फिर उनको आपने लम्हा बलम्हा आगाह करना है कि आज श्रीरिंगल का मौसम यूं है, आज ये है, आपको इतनी डिग्री सेंटीग्रेड में आना पड़ेगा, तो आप अपनी तैयारी करके आएँ, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो आप उनको शेयर करेंगे। फिर जब आपका मूड कंपटीशन होगा, तो उसके लिए एक मई जब आपने मूड प्रॉब्लम को जो सेलेक्टेड टीम्स हैं जिनके टॉप स्कोर्स हैं 50 में, तो उनको आप, उनके साथ साथ आपने अपनी कंपटीशन के लिए जजेस को भी आइडेंटिफाई करना है। और जजेस में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि आपने ज़्यादातर एकेडमिशियंस को रखना है, बिकॉज एकेडमिशियंस का मूड कोर्ट्स के साथ ताल्लुक ज़्यादा होता है। आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से किसी सिविल जज को या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भी बुला सकते हैं। वो आप फाइनल मैच के लिए भी बुला सकते हैं और वैसे भी उनको इनवाइट कर सकते हैं। 3 जजेस को बिठाना है। अब 4 बिठाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 जजेस कम से कम हर मूड कोर्ट रूम में होने चाहिए। ठीक है? तो जब आप उनको जजेस को भी बुलाते हैं, और कुछ जजेस जाहिर है फिर आप लत से पेशावर से या मलाकड़ से या स्वाद से बुलाते हैं, तो उनके लिए भी आपने स्टे का अरेंज करना होता है, फिर उनके लिए आपने खाने पीने का, उनकी मेहमान नवाजी का अरेंज करना होता है, और उनको फ्लावर बुके जब वो पहुंचते हैं उनको देने हैं, सिर्फ जजेस को, बाकी किसी को नहीं। और उसके अलावा जो टीम्स हैं ना, उनके लिए आपने एक हॉस्पिटलिटी टीम वो बनानी होती है, जो हर एक टीम को उनके साथ कोचेस भी आते हैं, और कोचेस ज़ाहिर टीचर्स होते हैं, तो उनको हर एक टीचर को उनके मर्तबे के मुताबिक आपने उनको ट्रीट करना होता है। तो वो आप करते हैं, और फिर आप एक्चुअल मूड स्टार्ट करते हैं, और आपके 2 दिन आइडियली 2 दिन होते हैं, और मतलब 3 दिन भी हो सकते हैं मूड के। वो डिपेंड करता है आपके स्केड्यूल पे कि आपके यूनिवर्सिटी में किस टाइम से किस टाइम तक लोग अलाउड होते हैं फॉर वर्क एंड प्रैक्टिकल थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने मूड कोर्ट ऑर्गेनाइज करने में अपने सामने रखना होता है। ठीक हो गया? तो ये तो आपका मतलब प्रैक्टिस और प्रोसीजर हो गया जो आपके मूड कोर्ट के हवाले से है। उसके बाद फिर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपने बचना भी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपने जिसको आपने करना भी है।
तो वो मतलब प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने किताब में भी, अपनी किताब में भी लिखे हैं और आपसे अभी मैं शेयर भी करता हूँ। तो मैं पहले आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जो आपने अपने ओरल आर्गुमेंट्स में उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ओरल आर्गुमेंट्स में एक्सेल करने के लिए और उसमें खुद को ज़्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। So do this practice in your home, in front of your mother and father and brother and sister. उनको बिठाएं कि बैठ जाएं, शाबाश मैंने आपको आर्गुमेंट्स देने हैं। They don't know about it, but you just need to practice. फिर आप कमरे में अकेले हैं तो आप अपने रूम में भी खुद के साथ प्रैक्टिस करें कि हाँ ये आर्गुमेंट मैं पहले दूंगा, ये आर्गुमेंट बाद में दूंगा, ये सारा कुछ। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो अपने क्लास फेलोज को बिठाएं, उनको कहें यार आ जाएं, उधर चाय भी पीते हैं और आपको मैं अपने आर्गुमेंट्स भी सुनाता हूं। तो उनसे फिर आप फीडबैक लेके आए, मेरे आर्गुमेंट्स कैसे लगे, मैं इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकता हूं, वगैरह वगैरह। या आप अपने किसी दोस्त को भी कह सकते हैं, अपने क्लास फेलो को भी कह सकते हैं कि आप आएं और 2 बंदे आ जाएं, मुझे आप जज करें और 2-3 बंदे और भी वो क्लासरूम में जाके 2 चेयर्स पे वो बैठ जाएं, आप पोडियम के सामने खड़े हो जाएं और उनके सामने आर्गुमेंट्स करें। ठीक है, तो दिस वुड गिव यू अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस 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 का यही मतलब है। फिर उसके बाद जो अगला बंदा जिससे आप सीख सकते हैं तो वो आपके सीनियर्स हैं जो पहले ही किसी मूड कंपटीशन में जा चुके हैं और अगर उनको जजेस का फीडबैक याद है और उनको अगर फाइनल राउंड्स में जो मेहमान आए हैं और उन मेहमानों ने जो मूड कोर्ट के हवाले से बातचीत की है, अगर वो उनको याद है तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि यार फला मूड पे मैं गया था और उसमें ये बातें हमारे सामने आई थी। तो इन बातों से आपने जो आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं तो वो आपने उनके एक्सपीरियंस से आपने सीखना है। और उसके बाद जो आखिरी बात है वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ट्राई टू रीड द माइंड्स ऑफ द जज। जज किस माइंडसेट के साथ आया हुआ है, सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा तो आपने क्या करना है, नहीं पूछेगा तो वो आपने क्या करना है। एंड जो इसका जो प्रैक्टिस का जो बेसिक लाइन है या मेन जो इसके अंडरलाइंग जो रीजन है उसकी प्रैक्टिस की, वो ये कि इट इरेजेस द फियर ऑफ फेलियर फ्रॉम योर माइंड। ये आपके जहन से फेल होने का जो खतरा होता है ना उसको खत्म कर देता है।